आज के सेशन में हम लोग भारतीय संविधान या मूलतः कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ बात करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साथ साथ भारतीय संदर्भ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी चर्चा करवा लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि संविधान होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत क्या है एंड सो ऑन। देखो, किसी भी संविधान क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में यदि हम बात करें तो किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र या किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए तमाम तरह के रूल रेगुलेशंस, नियम कानून एक्सेट्रा की जरूरत होती है। उन नियम कानून के आधार पर ही देश या समाज बंध के रहता है, देश या समाज अपने ऑर्गेनिक फॉर्मेट में बंधा रहता है और उसी के तहत देश प्रोग्रेस या कॉमन एस्पिरेशंस को पूरा करता हुआ आगे चलता है। अब क्वेश्चन उठता है, ये जो नियम कानून रूल रेगुलेशंस हैं, ये जो बनाए गए कैसे बनाए गए, किस आधार पर बनाए गए, किस तरह के होंगे, इन्हीं सब सारे पॉइंट्स के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन के भी अलग अलग फॉर्मेट्स होंगे। जैसे सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया, कहा जाता है जब सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई जब आदमी सभ्य होना शुरू हुआ, मतलब जब जंगली से बाहर आके हम लोग एक सभ्य समाज में रहना शुरू किए। उस समाज में आने के दौरान हमें लगा कि एक दूसरे के हितों की पूर्ति हो। जैसे अकेले हम मनुष्य क्या है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। क्यों सामाजिक प्राणी है? क्योंकि अपने दम पे व्यक्ति अपनी सारी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता। इसीलिए जब हम जंगली से मनुष्य सभ्य बन रहे थे तो हमने आपसी एक समझौता किया। उस समझौता में कुछ पॉइंट्स लिखित थे, कुछ पॉइंट अलिखित थे, कुछ पॉइंट आज भी अलिखित हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए, मनुष्य का मांस नहीं खाना चाहिए, ये किसी समझौते में लिखा गया नहीं है, लेकिन अघोषित सा समझौता है। उसी तरह समाज को चलाने के लिए बहुत सारे अघोषित से समझौते हुए बाद में उसको कोडिफाई भी कर लिया गया। इसी आधार पर कई सारे संविधान आज भी हैं, कई सारी व्यवस्थाएं आज भी हैं जो अलिखित हैं, कुछ लिखित हैं। तो संविधान का मतलब आपको समझ में आ गया। संविधान का मतलब वो लिखित रूल रेगुलेशंस, नियम या वो नियमों का समूह जो राष्ट्र की अवधारणाओं को बल देता है, जिसके आधार पर राष्ट्र के सारे नियम कानून रूल रेगुलेशंस लागू होते हैं। ठीक है, संविधान क्या होता है? कुछ नियमों के समूह, ग्रुप्स ऑफ रूल्स, नियमों का समूह। काम क्या है? जो राष्ट्र को या राष्ट्र या राज को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और साथ साथ दिशा निर्देशित करता है, गाइडलाइंस देता है, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है? टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द स्टेट एज ए नेशन, एज ए स्टेट, ये जो कुछ भी बात करो। अब यहां जब हम बात करते हैं तो संविधान के कितने टाइप्स होते हैं? देखो, संविधान कई सारे टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे संविधान यदि लिखा गया हो तो उसको कहते हैं लिखित संविधान। संविधान यदि केवल मौखिक अलिखित हो तो उसे अलिखित संविधान कहते हैं। कुछ संविधान फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब समय के साथ साथ उसमें बदलाव आ सकती है, जब चाहो बदलता रहो। कुछ संविधान ऐसे होते हैं कि नहीं, एक बार जो लिख दिया गया उसी संविधान के अनुरूप देश को चलाना है, उसको रिजिड या कठोर संविधान कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सोचो, भारत का संविधान लिखा हुआ संविधान है, दुनिया की सबसे बड़ी संविधान है और दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट उत्कृष्ट, मोस्ट एक्सेलेंट संविधान है। यदि सबसे बेस्ट नहीं कह सकते हो, उत्कृष्ट तो कह ही सकते हैं। वहीं इंग्लैंड के संविधान की बात करें, इंग्लैंड में कोई संविधान लिखा हुआ नहीं है, अलिखित संविधान है वहां। अमेरिका की बात करें, अमेरिका के संविधान सबसे छोटी सी संविधान है, लेकिन बहुत रिजिड है। उत्कृष्ट वो भी है लेकिन वो रिजिड है, उसमें बदलाव बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। भारत के संविधान में अभी तक हम लोग इतने कम समय में 100 से ज्यादा बार अमेंडमेंट कर चुके हैं और अमेरिका में इतने दिनों में 20-22 भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो कंसेंसस ये हुआ कि जिस संविधान में आसानी से बदलाव हो जाए वो आराम से फ्लेक्सिबल होगा, जिसमें कठोरता हो, बदलाव नहीं हो सकता, उसे कठोर कहते हैं। जो लिखित हो, अलिखित हो, ऐसे ही कुछ संविधान जो राजशाही को सपोर्ट करता है, कुछ संविधान ऐसे होंगे जो लोकतंत्र को सपोर्ट करता है। तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लक्षण के आधार पर संविधान के अलग अलग अंग होंगे, संविधान की अलग अलग विचारधाराएं होंगी। इन सारी विचारधाराओं को अब हम लोग भारतीय संविधान के पक्ष में पढ़ते हैं कि भारत का संविधान कैसे बनाया गया, भारतीय संविधान की इनमें इनकी प्रस्तुति कैसे हुई, और उसी अर्थ में अलग अलग विचारधाराओं को भी हम लोग समझेंगे। भारतीय संविधान की यदि बात करो तो दुनिया की सबसे लंबी संविधान है, सबसे बड़ी संविधान है और सबसे उत्कृष्ट संविधान में भी आता है। इसमें दुनिया के अन्य जितने भी संविधान हैं, उन संविधानों के जितने भी उत्कृष्ट या एक्सेलेंट पार्ट्स थे उसको भी हमने कॉपी कर लिया। इसलिए कई बार भारतीय संविधान में कॉपी होने का भी आरोप लगता है कि भारतीय संविधान में भारत की मौलिकता नहीं है, वरन वो पूरी दुनिया की कॉपी है। लेकिन ये बात बहुत हद तक सही भी है, लेकिन बहुत हद तक सही नहीं भी है। अर्थात यह है कि भारतीयों ने भले ही पूरे संविधान, पूरी दुनिया के संविधान को कॉपी तो किया है, लेकिन वो जो संवैधानिक परंपरा है उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाल करके एक नए आयाम और नए कलेवर में लिखा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है वो पूरी तरह कॉपीड ही नहीं है, वो पूरी दुनिया की सबसे जो उत्कृष्ट, सबसे जो एक्सेलेंट आइडियाज थे उसका भारतीयकरण है।
क्लियर हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय संविधान क्या है और भारतीय संविधान में खासियत क्या है भारतीय संविधान की। तो देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आजादी के पहले से ही मांग उठ रही है, आजादी के पहले के समय से ही, कि भारत में एक अपना संविधान होना चाहिए। फाइनली जब अंग्रेजों का समय आया तो कैबिनेट मिशन प्लान आया। इन कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में जो लंबी डिस्कशन है संविधान का ऐतिहासिक विकास के चैप्टर में हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी सीधा सीधे मुद्दे पे समझते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान आया और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान सभा की गठन हुई, जिस प्लान में यह कहा गया कि भारतीय अपने संविधान स्वयं बनाएंगे। उसके तहत तमाम प्रांतों से लोगों का चयन हुआ और संविधान सभा का गठन हुआ। वो जो संविधान सभा के गठन हुए, उस संविधान सभा ने संविधान बनाया। जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ। अब ये जो 26 नवंबर 1949 को ये बनके तैयार हुआ, इसीलिए इस डेट को संविधान दिवस भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बना, इसके बाद जो लागू होने की भारतीय संविधान की बात है, ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। अब यहाँ एक प्रश्न आपके मन में आया, इसीलिए इसको गणतंत्र दिवस कहते हैं या रिपब्लिक डे कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, ये 26 नवंबर और 26 जनवरी, ये 2 महीने का गैप क्यों हुआ? संविधान जिस दिन बना उसी दिन से लागू होना चाहिए। दरअसल इसके पीछे भी थोड़ी फ्लैशबैक में हम लोग चलते हैं, फिर आगे आएंगे। कंसर्न ये है कि 1920 के दशक में जब आए तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम की जो लहर थी वो काफी तेज होने लगी। तो भारत में 2 ग्रुप था, एक उग्रवादी ग्रुप था और एक नरमपंथी ग्रुप था। उग्रवादी ग्रुप चाहता था कि देश में हिंसक आंदोलन के द्वारा या किसी भी तरीके से हमें आजादी चाहिए है। जो नरमपंथी वाला ग्रुप था, जिसमें गांधी वगैरह लीड कर रहे थे, उनका उद्देश्य ये था कि हमें आजादी के लिए बहुत फाइट नहीं करनी चाहिए, यदि हमें डोमिनियन स्टेट भी मिल जाए, औपनिवेशिक दर्जा भी मिल जाए तो हम इसे मान लेंगे। अब यह क्वेश्चन होगा कि डोमिनियन स्टेट किसको कहते हैं। देखो, जब आजादी के बाद भी 1956 तक पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट्स में ही रहा। जैसे ऑस्ट्रेलिया आपने सुना होगा, हाल के दौर तक ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रपति होता है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति नहीं होता था। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की महारानी ही उसके राष्ट्रपति के रूप में या उसके राजा के रूप में मानी जाती थी। कंसर्न क्या था कि डोमिनियन स्टेट्स का मतलब यह होगा कि राजा तो वही होगा, अंग्रेज ही होगा, लेकिन अपने अंदर हमें कुछ कार्य करने की वो छूट दे देगा। हम अपनी सारी शासन व्यवस्था खुद पे ही चलाएंगे, लेकिन राजा का नाम उसका होगा, मतलब अंग्रेजों का होगा। उसको कहते थे डोमिनियन स्टेट्स। क्लियर हुआ? तो हम लोग चाहते थे कि जो गांधी वगैरह थे, नरमपंथी चाहते थे, वो चाहते थे कि डोमिनियन स्टेट्स मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, राजा वही रहे, लेकिन हमारे अंदर अपने शासन चलाने की कुछ छूट मिल जाए तो डोमिनियन स्टेट्स हो जाएगा। लेकिन जो नेहरू थे, सुभाष थे, इन सब का मत ये था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमें पूरी तरह स्वतंत्रता होना चाहिए, डोमिनियन पे भी नहीं मानेंगे। इसी मुद्दे को लेके 20 के दशक में दोनों पक्षों में बहस हुई। इन बहस के बाद फाइनली ये हुआ कि एक समझौता की गई। गर्मपंथियों ने यह कहा कि यदि 1930 तक अंग्रेज सरकार हमें डोमिनियन का दर्जा दे दे तो हम आजादी की लड़ाई को छोड़ देंगे, हम डोमिनियन को मान लेंगे। लेकिन फाइनली, और इसी पे नरमपंथियों ने अपना पक्ष अंग्रेजों को भेजा, लेकिन इंग्लिश पार्लियामेंट ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। जब इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया, डोमिनियन भी उन्होंने नहीं दिया। वो कहते हैं ना कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो जब उन्होंने 5 ग्राम भी नहीं दिया, डोमिनियन स्टेट्स भी नहीं दिया, तो ये जो गर्मपंथी लोग थे, इन्होंने 26 जनवरी 1930 को रावी के तट पे एक झंडा फहराया और भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और जब भारत की स्वतंत्रता, भले ही स्वतंत्रता तो थी नहीं, लेकिन वो प्रतीकात्मक थी, लेकिन वो प्रतीकात्मक स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसके बाद हर साल 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। धीरे धीरे साल बीता, जैसा भी हुआ 1947 में हमें आजादी मिल गई। अब 15 अगस्त को, जिसका मतलब हमारा स्वतंत्रता दिवस कौन हो गया? 15 अगस्त। यहां भी एक बड़ा स्टोरी है, हम लोग कभी अलग सेशन में इस बात की चर्चा करवाएंगे कि जब अंग्रेज पार्लियामेंट में घोषणा हुई थी कि हम 1948 में आजादी देंगे, फिर 15 अगस्त 1947 को ही आजादी क्यों दे दी गई, एक अलग क्वेश्चन है, कभी याद रखना, कभी अलग डिस्कशन कराएंगे। यहां लौटते मुद्दे पे हमने कहा कि अब आजादी कब मिल गई हमें? 15 अगस्त। लेकिन आजादी स्वतंत्रता दिवस हम कब से मना रहे हैं? 26 जनवरी। तो जब ये वाला दिवस ये हो गया तो फिर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनना शुरू हो गया। लेकिन जब संविधान बना तो 26 नवंबर का, जब संविधान बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान को उस दिन से लागू करने की जब प्रश्न आई तो हमारे संविधान सभा के लोगों ने कहा कि 26 जनवरी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। भले ही हमें आजादी 47 में मिली, लेकिन 1930 में ही हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसलिए उस डे को, और उस डे ने हमारे लिए बहुत बड़ा एस्पायरेशंस का काम किया। हर साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, इसलिए उस डे को वैसे ही खत्म नहीं होने देना चाहिए, उस डे को भी कुछ प्रतीकात्मक नाम देना चाहिए।
तो कहा गया नाम क्या दोगे, स्वतंत्रता दिवस तो कह नहीं सकते चूंकि तो 15 अगस्त को मिला है। तो फिर ये हुआ कि हम 26 जनवरी को रखें और संविधान को 26 जनवरी से लागू करते हैं, ताकि वो डे भी कॉमेमोरेट हो, उसे भी यादगार बनाया जा सके। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू किया गया और उस टाइम का जो स्वतंत्रता दिवस था अब वो रिपब्लिक या गणतंत्र दिवस में बदल गया। क्लियर हुआ ये मुद्दा। इसीलिए 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी को हम लोग अब गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहने लगे। हाँ, अब चूंकि 26 जनवरी को संविधान बना था 26 नवंबर को, तो इसलिए इस डेट को भी मान्यता दी गई और 26 नवंबर को संविधान दिवस कहा जाता है। यहां भी स्पेशली ध्यान रखेंगे, संविधान का कुछ पार्ट तात्कालिक रूप से 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया, तत्कालिक कुछ पार्ट, लेकिन पूरे के पूरे संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ये भी कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं कि पूरा संविधान कब से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से, या संविधान का कुछ पार्ट कब से लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 से। ये क्लियर हुआ। अब मुद्दे पे आते हैं कि भारत का संविधान है कैसा, इसकी खासियत क्या है, इसके क्या प्रावधान है। देखो, जब इस क्वेश्चन पे आते हैं तो कहा था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। ये सब छोटी छोटी चीजें तो आपको पुस्तक में मिल ही जाएंगे, तो वहां देख लेना। इस भारतीय संविधान में टोटल जो 395 सेक्शन है, 395 सेक्शन नहीं, इसको आर्टिकल कह लो, 395 अनुच्छेद है। दरअसल यह अनुच्छेद केवल 395 नहीं है, यदि जोड़ोगे तो ये 470 के आसपास अनुच्छेद है, लेकिन कंसेंस यह है कि हम 395 इसलिए कहते हैं कि तमाम अनुच्छेदों में जब कुछ बढ़ाना होता है तो यदि हम उसको, मान लो अनुच्छेद 10 है या अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 100 है, उसमें हमें कुछ बढ़ानी है, तो कुछ बढ़ानी है तो यदि हम उसे 101 कर देंगे तो आगे वाला सारा सीरियल खराब हो जाएगा। इसीलिए सीरियल टूटे नहीं, संविधान को बार बार रिराइट ना करना पड़े, इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि जो नई कुछ अनुच्छेद वगैरह बनाने होते हैं या कुछ अमेंडमेंट्स करने होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ने होते हैं, तो जो मूल अनुच्छेद है उसी अनुच्छेद में ए बी या 1 2 3 ऐसे करके जोड़ देते हैं। इस आधार पर टोटल अनुच्छेद तो 395 ही बचे हैं, लेकिन इसमें कई सारे अनुच्छेद हैं, इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन कई सारे सब पार्ट्स हैं, इसीलिए हमने कहा टोटल मिला के 470 के आसपास है, लेकिन हम कहते हैं 395 अनुच्छेद है। इस 395 अनुच्छेद को टोटल 25 पार्ट में बांटा गया है, मतलब 25 पार्ट है, 395 अनुच्छेद है। और इसके साथ कई बार अनुच्छेदों को या इस पार्ट्स को स्पेशल एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, कुछ विशेष रूप से परिभाषित करने की, विशेष एक्सप्लेनेशन, विशेष अमेंडमेंट एक्सेट्रा की। तो इसके लिए अब बार बार फिर संविधान में कोई इश्यूज ना हो, बार बार रिराइट ना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ अनुसूची बनाई है, शेड्यूल बनाई है। शेड्यूल का क्या मतलब होगा कि जहां इस अनुच्छेदों से संबंधित किसी मुद्दों पे, या वो पारिभाषिक हो या एक्सप्लेनेटरी हो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आदि की जरूरत हो, तो उसके लिए अलग से कुछ पार्ट्स बनाए गए जिसको कहते हैं शेड्यूल, अनुसूची। अनुसूची ये टोटल 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची। अनुसूची का क्या मतलब होगा, अनुसूची में जहां हम लोग अनुच्छेद से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, वहां डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं, ताकि बार बार संविधान को रिराइट ना करना पड़े, संविधान में बदलाव ना करना पड़े। अनुसूची में ही हम उन चीजों को प्रॉपर एक्सप्लेन कर देंगे तो वो कवर हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद है, 25 पार्ट है। इसके अलावा हमारे संविधान में एक प्रियम्बल भी है। प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना। अब यह ध्यान रखो, जो प्रस्तावना होता है वो किसी पुस्तक या किसी भी चीज में, हमारे संविधान में भी देखोगे तो सबसे पहले आता है, लेकिन यहां हमने सबसे लास्ट में लिखा प्रियम्बल। दरअसल इसका कारण क्या है कि प्रियम्बल वास्तव में बना भी था जब हमारी पूरी संविधान बनकर तैयार हो गई, संविधान बनने के बाद प्रियम्बल बनाया गया, इसीलिए हमने भी यहां प्रियम्बल की चर्चा बाद में ही की। वैसे संविधान में सबसे पहले इसको रखा गया। अब समझ लो प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल प्रस्तावना में पूरी संविधान की कंसिस्टेंसी या पूरी संविधान का जो क्रैक्स है उसको नोट कर दिया गया। इसका कारण क्या है कि संविधान इतने लंबे चौड़े, दुनिया की सबसे बड़ी संविधान, इतने बड़े संविधान में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन के भी इश्यूज होते हैं। इंटरप्रिटेशन के इश्यूज का मतलब यदि एक आर्टिकल और दूसरे आर्टिकल के बीच में कोई विभेद हो या इंटरप्रिटेशन का विभेद हो, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या नहीं होगा, इस मुद्दे पे भी यदि विभेद हो या कोई प्रश्न ऐसे आ जाएंगे जिसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है, सुस्पष्टता नहीं है, वहां क्या किया जाए, तो कहा जाएगा कि संविधान की जो प्रस्तावना है उनमें इस तरह की बातों या इस तरह सारगर्भित रूप से लिख दिया जाए कि पूरे संविधान के अर्थों में जहां कहीं भी विरोधाभास की स्थिति पड़े या भविष्य में भी संविधान संशोधन या संविधान बदलाव या कुछ भी करने की जरूरत पड़े
तो उस टाइप फाउंडेशन वैल्यू इस प्रियम्बल में हो। तो प्रियम्बल संविधान की आत्मा है इसलिए कहा जाता है, और इसी प्रियम्बल को देख के पूरे संविधान का निर्वचन किया जाता है, अर्थ निकाले जाते हैं, इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं। चूंकि संविधान, ये ऑप्शन हो सकता था कि पहले हम यही बनाते फिर संविधान बनाते, लेकिन नहीं हुआ, तो ऐसा हुआ कि पहले संविधान बना फिर उन सारी चीजों को फ्लक्स रूप में से लिख दिया गया, इसको प्रियम्बल कहते हैं। अब जब हम लोग संविधान को पढ़ेंगे तो अलग अलग इन सारी चीजों को प्रॉपरली पढ़ेंगे, और ताकि पूरा डिसाइड हो जाए कि संविधान क्या है। ये था अभी का संविधान, ओरिजिनल संविधान अभी का। जब मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो ओरिजिनल हमारा संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो आर्टिकल हैं ये तो 395 ही थे, ये तो कॉमन सी बातें हैं। हाँ, 395 में जो अभी हमने बढ़ाया वो 1 2 3 करके बढ़ाया, दरअसल बहुत सारी चीज बढ़ गए, लेकिन टोटल नंबर 395 ही है। वैसे ओवरऑल दिखाया जाए तो 470 के आसपास हो गए। तो आर्टिकल 395 हो गए। इसके बाद जो पार्ट थे इसमें वो 22 पार्ट था, मात्र 22 पार्ट थे, और जो ये अनुसूची है, शेड्यूल है, वो 8 थे, 8 शेड्यूल और 1 प्रियम्बल, ये तो है ही। इतने से पार्ट था ओरिजिनल संविधान में। यहां थोड़ा हम ऐतिहासिक क्रम में समझ लेते हैं कि 395 अनुच्छेद तो है ही, ये जो 22 पार्ट था ये 25 कैसे हुआ, 8 शेड्यूल 12 शेड्यूल में कैसे बदला, और प्रियम्बल भी आज वैसा ही प्रियम्बल है, प्रियम्बल में भी कुछ बदलाव हुआ। तो नंबर्स ऑफ प्रियम्बल तो एक ही है, एक ही होगा भी, लेकिन इस प्रियम्बल में भी कुछ बदलाव किए गए, 3 शब्द में जोड़े गए। इसमें कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये केस है कि क्या प्रियम्बल में जो बदलाव किया गया वो सही था या नहीं था, अभी भी कोर्ट का फैसला होना बाकी है। तो चलिए इस मुद्दे पे भी हम अलग अलग चर्चा करवा लेंगे। तो चलो सीरियल वाइज इसको देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संविधान के पार्ट, टोटल पार्ट के। तो टोटल पार्ट कितने थे, 22 भाग थे। इस 22 भाग में 1956 आते हैं, 1956 में स्टेट रिफॉर्मेशन होता है। स्टेट रिफॉर्मेशन के तहत जो हमारी परंपरागत राज्य व्यवस्था थी उस राज्य व्यवस्था को हटाया गया और नए सिरे से तमाम राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अब तमाम सिरे से, नए सिरे से राज्य का पुनर्गठन का क्या मतलब होगा, आजादी के जस्ट टाइम में उसके बाद हमारे पास 4 टाइप के राज्य थे। राज्य जितने भी थे उस राज्य को 4 ग्रुप में बांटा गया था आजादी के टाइम में, ए बी सी डी। जो ए वाला पार्ट है वो आज का जो आपका अपना स्टेट है वो है। जो बी वाला ग्रुप था उसको प्रिंसली स्टेट कहते हैं। प्रिंसली स्टेट का मतलब जो राजशाही वाला एरिया था वो था। सी वाला कमिश्नरेट का एरिया था जो आज हमारा यूटी है, और डी वाला पार्ट ग्रुप डी का अंडमान एंड निकोबार था, ये अलग अर्थ में था। तो ये 4 टाइप के स्टेट थे उस टाइम में आजादी के बाद। लेकिन इसमें तमाम तरह के इश्यूज आए, खास करके ये अलग टॉपिक है, इसमें हम लोग डिस्कशन करवाएंगे। अभी थोड़ा सा शॉर्ट समरी समझ लो। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के टाइम से ही, खासकर के 1920 के दशक से ही कहा जाता था कि राज्य को बंटवारा कैसे किया जाए, तो भाषा के आधार पर राज्य के बंटवारा की बात हो रही थी। बाद में जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो कहा गया कि भाषा और धर्म के आधार पर ही देश का बंटवारा हो जाए, और इसीलिए यदि हम अब फर्दर आजादी के बाद देश का बंटवारा भी, राज्य का बंटवारा भी धर्म और भाषा आदि के आधार पर करेंगे तो ये भी अलगाववाद का कारण बनेगा, इसलिए इन मुद्दों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन तमाम जो भाषाभाषी राज थे, खासकर तमिलनाडु में जो तेलुगु वाला एरिया था, जो आज का आंध्र और तेलंगाना है, वहां एक बड़ी आंदोलन खड़ी हुई कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा हो। यह मुद्दा बहुत बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ा। फाइनली ये हुआ, एक अलग इश्यूज है, इसको अलग टॉपिक्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फाइनली ये हुआ कि 1956 में राज्य का निर्धारण होता है, पुनर्गठन होता है, अलग अलग राज्य को अलग अलग आधार पर बांटा जाता है, बाउंड्री बदली जाती है, किसी को किसी में मिलाया जाता है, किसी को नए सिरे से बनाया जाता है। जब राज्य पुनर्गठन होता है उस गठन में 2 काम किया गया। पहला काम यह किया गया, जो प्रिंसली स्टेट था उसको समाप्त कर दिया गया, और जो अंडमान निकोबार वाला जो ग्रुप डी का स्टेट था, ग्रुप डी वाले स्टेट को भी समाप्त कर दिया गया। प्रिंसली स्टेट को भी इसमें मिला दिया गया और इसको भी अलग अर्थ में, यूटीज वाले अर्थों में इसको सेटल कर दिया गया। अब जब यह सेटल कर दिया गया तो भारतीय संविधान में जो भाग 7 और भाग 9 था, मतलब पार्ट 7 ग्रुप बी के जो स्टेट्स हैं, ये प्रिंसली स्टेट, इससे संबंधित था, और जो 8 था वो तो फिर ये हो गया सी, और जो 9 था वो डी वाले ग्रुप से संबंधित था। तो इस डी को और बी को चूंकि खत्म कर दिया गया, इसलिए पार्ट 7 और पार्ट 9 इसको समाप्त कर दिया गया। अब बचा कितना संविधान में, जब 2 पार्ट, पार्ट 7 और पार्ट 9 क्यों खत्म किया गया, क्योंकि स्टेट रिफॉर्मेशन होता है, और स्टेट रिफॉर्मेशन के बाद ग्रुप बी वाला स्टेट और उससे संबंधित जो तथ्य थे उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा, और ग्रुप डी वाला जो था उसको भी समाप्त कर दिया। तो पार्ट 7 और पार्ट 9 खत्म हो गए। तो बचा कितना, अब हमारे संविधान में बचा 20 भाग। 1956 में कितने हो गए, 20 पार्ट। इसके कुछ दिन के बाद दौर आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, और ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है
इस 76 में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। इस दौरान 2 और पार्ट जोड़े गए, ये भी ध्यान रखो। अभी कितने हो गए? 20 पार्ट। इसके बाद आता है 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये भी ध्यान रखो, ये जो हमारा 1956 का अमेंडमेंट था वो 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। - 1956 में जो अमेंडमेंट हुआ, जहां बी और डी को खत्म कर दिया गया, भाग 7 और 9 को, ये था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन। इसके बाद आता है कब? 1976, जहां होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में 2 पार्ट जोड़ दिए गए, 2 पार्ट जोड़ा गया। कौन सा पार्ट जोड़ा गया? एक पार्ट जोड़ा गया पार्ट 4 में 4A, और दूसरा जोड़ा गया पार्ट 14 में, जोड़ा गया 14A। या ध्यान रखो, अभी फिर हमने कहा था अनुच्छेद के केस में जब कोई नई चीजें जोड़नी होती है और वो उसी चीज से संबंधित होता है, तो हम अलग सीरियल करने के बजाय उसी का 1 2 या ABCD कर लेते हैं। अब इसके भी कंसर्न समझ लो, इस दोनों पार्ट में क्या जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया। जैसे भारतीय 4A में जोड़ दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, और जो 14A है इसमें जोड़ा गया ट्राइब्यूनल्स, अधिकरण। अब ये दोनों टर्म थोड़ा समझो और क्यों जोड़ा गया ये भी समझ लो। कहा जाता है कि भारतीय संविधान का जो मूल संविधान था उसमें भाग 4 था और भाग 14 था, ये नहीं था। भाग 4 में क्या है? मूल अधिकार से संबंधित तथ्य हैं इसमें, कि मतलब जो पार्ट 4 है उसमें मूल अधिकार से संबंधित बातें हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार होता क्या है? तो कंसर्न से ये उठा कि मूल अधिकार तो हमारे यहाँ ऐसे अधिकार जिसको सरकार कभी छीन नहीं सकती, एक व्यक्ति की जीवंतता के लिए सबसे आवश्यक होती है, उसकी डिग्निटी फुल लाइफ के लिए मूल अधिकार की जरूरत होगी। मूल अधिकार एक अलग सा चैप्टर होगा, वहां विशेष डिस्कशन करेंगे। अभी ये समझो, ये ऐसे अधिकार है जिसको सब व्यक्ति को मिलना नेसेसरी है, सरकार उसे छीन नहीं सकती। भारत में मूल अधिकार तो दिया गया, लेकिन मूल कर्तव्य की बात नहीं की गई थी। मूल कर्तव्य की बात का मतलब भारतीय समाज में यूं ही देखेंगे तो कहा जाता है, किसी से भारतीय समाज में एक समस्या आई कि लोग अधिकार के प्रति तो बहुत जागरूक हो गए, लेकिन लोग कर्तव्यों के प्रति इग्नोरेंस हो गए। इग्नोरेंट का मतलब लोग कर्तव्य नहीं करते थे। आज भी हमारे समाज में यही है, लोग आप अपनी अधिकार, जहां सरकार से आपको राइट्स की बात है, वहां तो बड़े जागरूक रहते हो। सड़क पे ही चलना है तो दूसरा व्यक्ति रैश ड्राइविंग ना करे, इसको तो आप पसंद करते हो, ये आपका राइट है कि आप सुरक्षित चलो, लेकिन आप हमेशा ही रैश ड्राइविंग नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने कर्तव्य को ध्यान नहीं रखते कि दूसरे व्यक्ति को भी सड़क पे सुरक्षित चलने का राइट है। तो भारतीय संविधान में चूंकि केवल फंडामेंटल राइट्स भी था, और भारतीय समाज की मानसिकता भी ऐसी थी कि केवल हम अधिकार की ही बात करते थे, कर्तव्य की बात नहीं करते थे। इंदिरा गांधी का टाइम आया, और इंदिरा गांधी के टाइम में बहुत सारे आंदोलन वगैरह शुरू हुए, बहुत सारे इश्यूज बनने शुरू हुए। तो इंदिरा गांधी के दिमाग में क्वेश्चन आया कि लोगों को सरकार के प्रति या राज्य के प्रति कर्तव्य भी होने चाहिए। तो उस टाइम में तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह के अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई, और उस सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेड किया कि भारतीय लोगों को कुछ कर्तव्य को भी अनिवार्य बनाया जाए, कि कर्तव्य किया जाना चाहिए, तभी आपको अधिकार मिलेंगे, बिना अधिकार के कर्तव्य नहीं मिलते। ठीक है, आज भी जो ड्यूटीज हैं वो अलग अर्थ में बहुत ज्यादा लागू होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। ये क्या है, अलग टॉपिक्स में आएंगे तो मूल कर्तव्य के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक से ये समझ लो कि पहले भारत में केवल अधिकार की बात थी, कर्तव्य नहीं था। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, इसको स्पेशली ध्यान रखो कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। आज भी भारतीय संविधान में आरोप लगता है, भारतीय समाज पे आरोप लगता है कि भारतीय समाज, भारतीय संविधान केवल अधिकार की बात करता है, कर्तव्य की बात नहीं करता। और चूंकि बाद में हमने लगा भी दिया, तब भी आज भी लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होते। एक तो ये है। दूसरा कंसर्न ये आया, ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल क्या होता है? कहा जाता है कि जो कोर्ट है हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की एक कॉमनलिटीज है, उसमें कोई विशेषज्ञता हो इस बात की गारंटी नहीं है। आज तो हमारे पास बहुत जज हो गए, इन जजों को हमने विशेषज्ञता के आधार पर भी कुछ चीजें देख ली है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आज भी ये संभव नहीं है कि मान लो एक जज है, वो साइंटिस्ट तो नहीं हो सकता,
वो डॉक्टर तो नहीं हो सकता, लेकिन मेडिकल या साइंस से संबंधित कोई ऐसे सारगर्भित प्रश्न आ जाए तो उस पर जज कैसे डिसाइड करेगा। तो इस परिदृश्य में कोर्ट के भार को भी कम करने के लिए, विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए और टाइम स्पेसिफिक मतलब जल्दी समय के साथ साथ निर्णय को प्राप्त करने के लिए एक ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, जहां यह हुआ कि कुछ विशेष मुद्दे से संबंधित या विशेष सिस्टम से संबंधित मुद्दे को सॉल्व करने के लिए एक विशेष न्यायालय से इतर विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई। यहाँ विशेष न्यायालय इसलिए नहीं कहोगे कि विशेष न्यायालय नाम का एक स्पेशल सा न्यायालय होता है, यहां हम कहते हैं एक प्राधिकरण बनाया गया। इस प्राधिकरण का काम यह था कि जो कुछ विशेषाधिकार या कुछ विशेषज्ञता संबंधित मुद्दे हैं उसे न्यायपालिका से बाहर भी लाके सुलझाया जा सकता है। जैसे कैट वगैरह का आपने नाम सुना हो, जब नौकरी वगैरह आप आईएएस बनेंगे या जब भी जाएंगे या कोई भी नौकरी वगैरह का इश्यूज होता है सैलरी संबंधित या कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशंस के संबंधित, तो सामान्यतः मुद्दा कैट में जाता है। मतलब जो ट्राइब्यूनल होता है, पहले इसको दिया गया कि छोटे मोटे मुद्दों को जिसमें विशेषज्ञता की जरूरत है उसको ट्राइब्यूनल के स्तर पर सुना जाए, कैट के स्तर पर सुना जाए, उसके बाद ही आप कोर्ट पहुंच सकते हैं। इसीलिए इसके लिए ट्राइब्यूनल्स की व्यवस्था की गई। ट्राइब्यूनल आगे हमारा टॉपिक्स होगा, इसमें हम इसको और ज्यादा डिटेल करेंगे। इसका काम क्या था? कोर्ट के प्रभार को कम करना, विशेषज्ञता को निर्णय देना और समय साध्य बनाना और इसमें नेचुरल जस्टिस का फॉलो करना। इस पॉइंट स्पेशली और भी ध्यान रखेंगे। जो नॉर्मल हमारे यहाँ का कोर्ट है वो कोर्ट क्या करती है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ फॉलो करती है। लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कई बार ऐसा भी होता है कि जस्टिस को ही खत्म कर देता है। कहा जाता है कि नियम ही इतने मजबूत हो जाए कि रिजल्ट ही खत्म हो जाए तो क्या काम। जैसे आज भारतीय न्यायपालिका के हालात अब देखो, इसमें क्या हो रहा है? आज अब केस करो, फैसला आएगा 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, तब तक उस जस्टिस का कोई मतलब, उस जजमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता। तो कहा गया कि हमेशा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कई बार न्याय को ही खत्म कर देता है। इसलिए समय साध्यता और नेचुरल लॉ मतलब नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के हिसाब से जहां सारे नियम को दरकिनार किया जा सकता है वहां भी निर्णय दिया जाए। इसलिए ट्राइब्यूनल्स आज भी देखेंगे, ट्राइब्यूनल्स में बहुत ज्यादा नियम पे फोकस नहीं किया जाता है, रिजल्ट पे फोकस किया जाता है। इसलिए प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यहां अपनाया जाता है। आगे हम लोग और भी डिस्कशन करवाएंगे। तो अब टोटल कितने हो गए? फिर से ये 2 पार्ट आ गए, तो टोटल 20 + 2 फिर से 22 पार्ट हो गया। ये क्लियर हो गया। इसके बाद दौर आता है 1993 का। 1993 में 2 संशोधन और होते हैं संविधान का, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये दोनों होते हैं एक ही साल 1993 में। 73rd के तहत इसमें हमने भाग 9 जोड़ा, पार्ट 9। ध्यान रखिए, जो 56 में हमने भाग 9 को हटा दिया था, यहां हम दोबारा भाग 9 को जोड़ दिए। वो वाला भाग 9 कौन था? स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित था। अब हमने इस नियम में, इस भाग में एक अलग सा पार्ट रखा। अलग सा पार्ट कौन रखा? तो अब हमने इस पार्ट में स्पेशली ग्राम पंचायत की बात की, ग्राम पंचायत या पंचायती राज सिस्टम से संबंधित बात किया, पार्ट 9। और 9 में ही एक पार्ट और जोड़ दिए जो 9 का ए था, और इसके तहत 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और इसमें हमने नगर पंचायत की बात की या म्युनिसिपैलिटीज की बात की। नगर पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज, ठीक। तो 2 पार्ट ये ऐड हो गए, तो टोटल कितने हो गए? फिर से 22 पहले थे, अभी 2 पार्ट और ऐड हो गया, तो टोटल 24। उसके बाद आता है 2012। 2012 में हमने फिर से एक अमेंडमेंट किया और वो अमेंडमेंट था 97th अमेंडमेंट, 97वां संविधान संशोधन। ये जो 97 संशोधन था, इस संशोधन में हमने कोऑपरेटिव समिति, सहकारी समिति की बात की। इसके तहत सहकारी समिति की बात की गई, सहकारी समिति या कोऑपरेटिव कमिटीज की स्थापना की गई। अभी ध्यान रखो, सहकारी मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय का जो गठन हुआ वो कुछ साल पहले हुआ है, लेकिन 2012 में सहकारी समिति बनाई जा सकती है, इस बात को फंडामेंटली इनहेंस कर दिया गया, इस बात को संविधान में ऐड कर दिया गया और सहकारिता को एक संविधान का विशेष पार्ट बना के हिस्सा बना दिया गया। तो ये 2012 में हो गया। तो टोटल 97th अमेंडमेंट से तो टोटल अब कितने पार्ट हो गए? 24 से 25, टोटल 25 पार्ट हो गए। आज भी हमारे संविधान में यही 25 पार्ट हैं। क्लियर हुआ ये? अब आते हैं हम लोग शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल है क्या? अनुसूची की बात करते हैं। तो अनुसूची क्या होता है? हमने कहा जो अनुसूची है ये टोटल कितने हैं? अभी तो 12 अनुसूची है, मूलतया कितने थे? 8। अब 8 अनुसूची में है क्या क्या? तो अनुसूची, बार बार ध्यान रखो, अनुसूची प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। जैसे पहला जो हमारा आर्टिकल है उसमें ये कहता है कि भारत यूनियन, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब जो स्टेट्स का यूनियन है। तो अब स्टेट कौन कौन से होंगे? अलग अलग। यदि हम पहले आर्टिकल में ही ये सारी चीजें स्टेट डालना शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा? जब कभी स्टेट बदलता है, कभी स्टेट की बाउंड्रीज बदलती है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे कवर करना। इसलिए हमने पहले आर्टिकल में केवल यही रखा कि भारत एक राज्यों का संघ है।
अब क्वेश्चन उठता है कि राज्य कौन कौन है, कंसर्न्स क्या क्या है, उसको हमने शेड्यूल 1 में डालना शुरू कर दिया। इस 8th शेड्यूल में चर्चा करते हैं टोटल कौन कौन सा शेड्यूल है, डिटेल समझते हैं। जो पहला शेड्यूल है इसमें स्टेट एंड यूटीज के बारे में चर्चा की गई है, जो राज्य है और जो संघ शासित प्रदेश है इसके बारे में चर्चा की गई है। जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड में प्रोविजंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मतलब जो संवैधानिक पदों पे आसीन व्यक्ति हैं उनकी क्या भत्ते, वेतन एक्सेट्रा मिलने चाहिए, इसकी चर्चा की गई है। प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति हैं उसके लिए वेतन भत्ता आदि, वेतन भत्ता आदि की व्यवस्था की गई। संवैधानिक पद कौन कौन होता है, इसमें 4 ग्रुप बनाए गए हैं। जो पहला ग्रुप है इसमें कौन आ जाएगा, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राष्ट्र का प्रमुख प्रेसिडेंट और राज्य का प्रमुख राज्यपाल। बी में था प्रिंसली स्टेट के लिए, उसको खत्म कर दिया गया, ये सेकंड अनुसूची में 5 पार्ट किए गए थे, तो ए में ये है, बी को समाप्त कर दिया गया। सी में है लोकसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन, और जो राज्यसभा इसमें लिख लेंगे जो सी पार्ट्स है, सी में कौन से हो जाएंगे, स्पीकर, स्पीकर कहां होता है, लोकसभा का, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सब आ जाएंगे सी में। अब यह ध्यान रखो, जो उपराष्ट्रपति है संवैधानिक प्रमुख नहीं है, और उपराष्ट्रपति के लिए एक बार ध्यान रखो, उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में मिलते हैं। हाँ, जब उपराष्ट्रपति किसी कारणवश राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो तब तो राष्ट्रपति वाला वेतन भत्ता मिलेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में जब तक वो है तब तक उसे चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में भत्ता मिलती है। इसलिए इसको कहां रखा गया, सी में, जहां स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लोकसभा हो गया, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हो गया। क्लियर, इस मुद्दे पे आगे डिस्कशन और भी होगा हमारा। जो डी वाला सा पार्ट है इसमें, उस डी में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस आदि से संबंधित पार्ट है। ये भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जजेस है उसको कौन इसमें आ जाएगा। और जो ई वाला सेक्शन है इसमें कैग की बात की गई कि कैग को वेतन भत्ते क्या मिलेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से संबंधित पूरा का पूरा चैप्टर ही होगा हमारा, इसमें हम और डिटेल कहते हैं, इसको कहते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसकी बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, पूरा डिटेल इस पे चर्चा करवाएंगे। अभी आपको समझ में आ गया इन 5 ग्रुप में इन लोगों को क्या वेतन भत्ते आदि मिलने चाहिए, इनकी चर्चा की गई है शेड्यूल 2 में। इसके साथ आएगा शेड्यूल 3, जो शेड्यूल 3 है, इसमें बात करें शेड्यूल 3 में क्या है, तो शेड्यूल 3 में शपथ कौन से लेंगे, संवैधानिक पदों पे शपथ कौन कौन सा होगा, इसको कहते हैं ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन। शपथ का प्रारूप, शपथ कौन सा लिया जाएगा, इस पे बात होती है। जैसे राष्ट्रपति का अलग होता है, जज का अलग होता है, सबके अपने अलग अलग शपथ होते हैं, सब एक ही शपथ नहीं लेता। शपथ का प्रारूप जो है वो 3rd में किया गया। इसके बाद जो 4th शेड्यूल है इसमें हम बात करें तो 4th शेड्यूल में राज्यों के हित की बात की गई है। अलग अलग राज्यों के राज्यसभा में कितनी सीट होनी चाहिए, इस पे डिस्कशन है। अब चूंकि वो अलग अलग राज्य की अलग अलग सीमाएं बदलती है, इसलिए राज्यसभा की सीटें भी बदल जाएंगी, तो समय के साथ साथ बदलता चला जाता है। अभी सबसे ज्यादा सीट किसके हैं, यूपी के हैं, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उसी का है। आगे हम इस बात की भी चर्चा कर पाएंगे किस आधार पर यह डिसाइड किया जाता है। अभी आप बेसिक साथ समझो कि 4th शेड्यूल में क्या है, राज्यसभा में सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीट। उसके बाद आता है शेड्यूल 5, जो 5वीं शेड्यूल है, इसमें कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित एरिया का प्रशासन कैसे किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित एरिया के प्रशासन कैसे किया जाए, इसको आर्टिकल शेड्यूल 5 में लिखा गया है। अब यहां होगा शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित एरिया क्या होता है, इस बात को भी थोड़ा समझ लो। कहा भारत में जो आदिवासी लोग हैं जिनकी अपनी सभ्यता संस्कृति आदि अलग है, कहा था कि उन पे यदि हम मेनलैंड की सारी चीजों को थोप देंगे तो इससे विविधता का ह्रास होगा, प्लस उन लोगों में एक अलगाव की भावना भी बढ़ेगी कि हम पे जबरदस्ती हमारी मूल अस्तित्व को छीना जा रहा है, और दूसरी हमारे ये विविधता के लिए भी नाशकारी होगा। इसीलिए हमने सोचा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ने सोचा कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उसको स्पेशल तरीके से शासित किया जाए, स्पेशल उनको राइट्स दिए जाएं जहां वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, सभ्यता को बचा के रखें। इसीलिए ट्राइबल एरिया में शासन कैसे किया जाए, खास करके जो आदिवासी एरिया है, इसलिए इसको शेड्यूल एरिया कहा गया। तो
तो इसमें स्पेशली चर्चा की गई। यहां ध्यान रखो ये शेड्यूल एरिया कौन सा है, ये पूरे भारत में है, लेकिन आदिवासी का वो एरिया जो नागालैंड में और जो असम के एरिया में है स्पेशली, उस एरिया के लिए अलग प्रावधान किया गया। तो इसमें क्या है, रेस्ट ऑफ द इंडिया, शेड्यूल एरिया कहां होंगे, रेस्ट ऑफ द इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब पूरे भारत में, एक्सेप्ट कहां होंगे, तो 4 राज्य को छोड़कर। उन 4 राज्यों के आदिवासियों की कुछ अलग व्यवस्थाएं थी, कुछ अलग कंसर्न्स थे, इसीलिए कुछ अलग पार्ट बनाया गया, उसके लिए बनाया गया शेड्यूल 6। जो शेड्यूल 6 है इसमें कहते हैं ट्राइबल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरिया। अब ट्राइब जनजातीय क्षेत्रों, अब कंसर्न ये होगा कि जनजातीय क्षेत्र ये भी जनजातीय ही है, लेकिन इसको हम शेड्यूल एरिया कहते हैं। शेड्यूल एरिया में पूरे भारत का जनजाति एक्सेप्ट ट्राइबल एरिया। और ट्राइबल एरिया में कौन होंगे, तो वो ट्राइबल एरिया जो पहले असम में था 1971 से पहले, और वो डिक्लेयर हो चुका था कि ट्राइबल एरिया, मतलब 1971 मतलब 21 जनवरी 1972 उसका डेट है। 21 जनवरी 1972 से पहले जिनको ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया गया था वो एरिया आएंगे। उस टाइम में असम हुआ करता था, 1971 में नॉर्थ ईस्ट का रिफॉर्मेशन हुआ और उससे अलग अलग स्टेट्स बनाए गए। आज जो सिविल सिस्टर्स आप देख रहे हो, आगे हम उसकी भी चर्चा करवाएंगे क्या होगा। अभी आप ये समझो कि ट्राइबल एरिया वो ट्राइबल एरिया जो 21 जनवरी 1972 से पहले घोषित हो चुका था। कहां, उस टाइम में असम का था, असम का पार्ट था। आज उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का रिकमेंडेशन हुआ, तो आज 4 स्टेट में ये है। कहां कहां है स्पेशली, आज ये 4 स्टेट में बटा हुआ है। असम में तो है ही, उसके साथ त्रिपुरा, उसके साथ मिजोरम और मेघालय। ये 4 स्टेट में स्पेशली किया गया है। तो इन 4 स्टेट में जो ट्राइबल एरियाज हैं उसको ट्राइबल एरिया कहा जाता है, ये स्पेशली आप ध्यान रखोगे। और रेस्ट जो इंडिया के आदिवासी इलाके हैं उसमें शेड्यूल एरिया कहा गया। तो इन ट्राइबल एरिया को विशेष प्रावधानित किया गया। विशेष प्रावधानित का मतलब यह भी होगा कि हमारा जो सीआरपीसी और सीपीसी है, हमारा जो क्रिमिनल और सिविल कोड है, ये कानून भी इन हिस्से में नहीं लगाया जाता है, स्पेशली नागालैंड और इनमें। वो अलग कंसर्न है, लेकिन अब प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस आएंगे तो आप याद रखो, जो हमारे सीआरपीसी है और सीपीसी है वो ये वाला ट्राइबल एरिया जो 6th शेड्यूल का है उसमें, और नागालैंड में नहीं लगाए जाते। नागालैंड और ट्राइबल एरिया में अपने सीआरपीसी और सीपीसी के तहत उनके अपने कुछ कानूनी प्रावधान विशेष कर बनाए गए हैं। इसीलिए ये जो ट्राइबल एरिया है ना उसको शेड्यूल एरिया से ज्यादा पावर, ज्यादा ऑटोनोमिसिटी दी गई है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, ये 6th शेड्यूल हो गया। 6th शेड्यूल के बाद बात करते हैं हम लोग 7th शेड्यूल। जो 7th शेड्यूल है इसमें कुछ लिस्ट बनाए गए हैं। लिस्ट बनाने का मतलब यह हुआ कि कानून बनाने का राइट किसको मिलेगा। जैसे भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो कहा गया कि हर मुद्दे पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, राज्य बनाएगा, या दोनों बनाएगा, या क्या बनाएगा। तो इसमें 3 लिस्ट की व्यवस्था की गई। उस लिस्ट में 3 लिस्ट में एक है सेंट्रल लिस्ट, केंद्रीय सरकार। इसमें लगभग 97 विषय है, 97 सब्जेक्ट का मेंशन है कि इन मुद्दों पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, मतलब केवल केंद्र ही बनाएगी। ये 97 इसलिए रहे, ऐसे मुद्दे हैं जिससे पूरा देश प्रभावित होता है। कहा तो इन मुद्दों को राज्य को दे दिया जाए तो तमिलनाडु कुछ अलग नियम बनाएगा, कर्नाटक कुछ अलग बनाएगा, बिहार कुछ अलग बनाएगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ऐसे मुद्दे जो पूरे देश के लिए आवश्यक है, एक होना चाहिए, उसके लिए 97 मुद्दे हैं और ये सेंट्रल लिस्ट में है। अलग अलग हम लोग इसकी भी चर्चा करवाएंगे, बाद में पढ़ेंगे इसको तब कि कौन कौन से मुद्दे आते हैं। दूसरा है स्टेट लिस्ट, मतलब कुछ मुद्दे जो लोकल लेवल पे ही प्रभावित करता है। उस कंसर्न्स में क्या होंगे, तो कहा था इसमें 66 मुद्दे हैं जिसपे दिया गया कि केवल राज्य कानून बना सकती है, इस पे केवल राज्य बनाएगी, केंद्र सरकार का कोई मतलब नहीं होगा। कैसा होगा, ये लोकल मुद्दा होगा। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है, ये पार्ट है कंकरेंट, इसको कहते हैं समवर्ती सूची। ये ऐसा मुद्दा है जो केंद्र और राज्य दोनों को प्रभावित करता है। तो चूंकि केंद्र और राज्य दोनों को प्रभावित करेगा, इसीलिए इससे संबंधित जो कानून है ये कोई भी बना सकता है, और इसमें टोटल 47 मेंबर है। ये केंद्र और राज्य दोनों से प्रभावित होता है, इसीलिए इसमें कहा गया कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यह स्पेशली ध्यान रखोगे, सामान्यतया केंद्र और राज्य दोनों कानून तो बनाता है, लेकिन यदि राज्य ने भी कानून बना दिया और केंद्र ने भी कानून बना दिया, सामान्य अर्थों में ऐसा होता है, केंद्र ने बना दिया तो राज्य नहीं बनाएगा, और राज्य ने बनाया तो केंद्र नहीं बनाएगा। लेकिन यदि किसी केस में केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया और दोनों में कोई टसल है, कन्फ्रंटेशन है, तो उस टसल और कन्फ्रंटेशन के केस में चूंकि भारत में केंद्र अधिक प्रभावशाली है, इसलिए केंद्र की बातें लागू होंगी, मतलब सेंटर डोमिनेट करेगा इसमें भी, केंद्र अधिक प्रभावी, मतलब कंकरेंट इश्यूज में जब भी मुद्दे होंगे तो यदि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो सेंटर ज्यादा पावरफुल होगा।
इसके अलावा लिस्ट में एक पॉइंट स्पेशली ध्यान रखो जिसकी चर्चा तो नहीं की गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। कहा था कि ये सारे मुद्दे तो क्लियर हो गए, लेकिन किसी ऐसे मुद्दे पे जब कानून बनाना हो जिसपे कहीं कुछ लिखा ही नहीं हो, ना सेंट्रल लिस्ट में हो, ना स्टेट लिस्ट में हो, ना कंकरेंट लिस्ट में हो, तो क्या करेंगे? इसको कहते हैं रेजिड्यू मैटर या रेजिड्यूअरी लिस्ट। ऐसे मुद्दा जिसपे कोई बातें लिखी नहीं गई है कि वो सेंटर का है या स्टेट का है या किसी में, तो ऐसे जो रेजिड्यू या अवशिष्ट मुद्दे हैं, इस रेजिड्यू या अवशिष्ट मुद्दे पे कानून बनाने का राइट भी सेंटर को ही है। मतलब जिस पे कुछ नहीं लिखा है कि केंद्र बनाएगा या राज्य बनाएगा, तो उस पे केंद्र ही बनाएगा, ये स्पेशली ध्यान रखो। और ऐसा इसलिए किया गया कि भारत में सशक्त केंद्र है, राज्य कमजोर है। कहा था कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात ये थोड़ा सा और आगे आएंगे तो हम लोग चर्चा कर पाएंगे। अमेरिका क्या है? अमेरिका में राज्य बहुत ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका में कंसेंस ये है कि ये जो अवशिष्ट शक्ति है वह राज्य बनाएगी। यहां भी यदि संवर्ती सूची में जो मुद्दे हैं और केंद्र और राज्य दोनों बना दे तो राज्य ज्यादा प्रभावी होगा। लेकिन भारत में क्या है? भारत का राज्य विनाश हो सकता है लेकिन केंद्र विनाश नहीं हो सकता। अर्थात जैसे यूपी है तो यूपी को तोड़ के कई हिस्सों में बांटा जा सकता है, लेकिन भारत भारत ही रहेगा, भारत नहीं बांटा जा सकता। इसीलिए चूंकि भारत का सेंटर ज्यादा ताकतवर है, इसलिए कहा जाता है कि भारत क्या है? विनाशी राज्यों का, राज्य का विनाश हो सकता है लेकिन केंद्र का नहीं, इसलिए केंद्र ज्यादा प्रभावशाली है। इसलिए यह कहा जाता है कि अवशिष्ट शक्ति सेंटर के पास है। ये 7th लिस्ट हो गया। आगे और भी हम लोग इसको डिस्कशन कराएंगे। इसके बाद आता है 8th शेड्यूल। जो 8th शेड्यूल है इसमें भाषा की बात की गई है, लैंग्वेज की बात की गई है। अब लैंग्वेज मतलब किसकी? तो खास करके राजभाषा से संबंधित बातें। अब राजभाषा क्या होगी इसको ऐसे समझ लो। कहा था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां हजारों भाषाएं हैं, अब कंसर्न यह है कि सारी राजकाज या सारी व्यवस्थाएं यदि हजारों भाषाएं हो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होंगे ही। फिर कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, कैसे इश्यूज बनेंगे? तो कहा गया कि कुछ राजभाषा होनी चाहिए। तो आदर्श रूप में यह कहा गया कि हिंदी को राजभाषा होनी चाहिए, लेकिन हिंदी को राजभाषा हो यह विवाद का मुद्दा बन गया। अब साउथ वाले लोग मानेंगे नहीं, नॉर्थ में कुछ लोग अलग मानेंगे। तो कंसर्न हुआ कि राजभाषा कैसी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम कोशिश तो करेंगे कि एक संविधान होना, एक राजभाषा होने की, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हुआ है तब तक देश की जो कुछ प्रमुख भाषाएं हैं उनको राजभाषा का दर्जा दिया जाए और अलग अलग लोकेलिटीज में जहां जो भाषा अधिक प्रचलित है उसी अनुरूप राजकाज चलाया जाए। हाँ, यदि दो राज्य ऐसे समस्याएं होंगी जहां दो अलग अलग भाषा से संबंधित बातें होंगी तो कहा गया कि हिंदी, यदि हिंदी भाषी शब्द है तो हिंदी कॉमन में ट्रांसलेट होके जाए, नहीं तो इंग्लिश को ट्रांसलेशन की भाषा रखी जाए कि दो डिफरेंट कंसर्न्स में इंग्लिश को समझा जा सके। क्लियर हुआ? इस मुद्दे में कुछ राजभाषा की चर्चा की गई, कुछ भाषा बनाई गई। ओरिजिनली संविधान में केवल 8 भाषा को मान्यता दी गई। आज हालत यह है कि आज 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओरिजिनली कितने थे? 8। आज 22 भाषा है जिसको राजभाषा की दर्जा दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप केंद्र सरकार से कुछ सूचना मांगना चाहते हैं या संसद में कुछ बोलना चाहते हैं तो इन 22 में से किसी भी भाषा में आप केंद्र सरकार से सूचना मांग सकते हो। इस 22 में से किसी भी भाषा में आप संसद में बोल सकते हो। इस 22 में से किसी भी भाषा में यदि आप लोकल लैंग्वेज में हैं तो आप अपने विधानसभा में बात कर सकते हो। यदि आपको यूपीएससी के एग्जाम देने हैं तो इस 22 भाषा में से किसी भी भाषा को आप ऑप्ट कर सकते हो। यदि आपको सरकार से आरटीआई लगानी हो किसी ऑफिस में तो नेसेसरी नहीं है कि आप हिंदी या अंग्रेजी में ही लगाएंगे, आप जो भी चाहो इस 22 भाषा में इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हुआ ये? हाँ, स्पेशली ध्यान रखो अंग्रेजी को 8th शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जो भारतीय भाषा, अंग्रेजी तो एक कॉमन भाषा है जो जब तक कॉन्फ्लिक्ट होंगे उस कॉन्फ्लिक्ट के केस की बात कर रहा है। अदरवाइज टोटल यहां तो 22 भाषा है, इंग्लिश इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इंग्लिश केवल सामंजस्य की भाषा है। ठीक है, एक लंबे समय तक इश्यूज हुआ, राजभाषा हिंदी नहीं बन पाई। आज भी हम लोग इंग्लिश को 15 साल तक की प्लानिंग की गई थी, लेकिन आज भी चलाया जा रहा है। आगे हम लोग राजभाषा से सर्विस को लंबा डिबेट करेंगे। अभी हो गया, ये ओरिजिनल संविधान था। इसके बाद आता है जो शेड्यूल 9th है। अब ये 9th शेड्यूल क्या है? कहता है कि 9th शेड्यूल पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 9th शेड्यूल जोड़ा गया। अब ये भी थोड़ा समझ लो ये क्या होता है। जैसे कहा जाता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को बहुत प्रश्रय दिया गया। कहा गया जो फंडामेंटल राइट्स था वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल राइट्स को किसी भी कीमत पर आप हटा नहीं सकते। क्लियर हुआ ये? फंडामेंटल राइट्स में क्या था कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक दूसरा राइट ये था कि जमीन जायदाद की हमारी राइट्स है, हमारी जो जमीन है वो हमारे होने चाहिए। ठीक है, मुद्दा खत्म हो गया। कुछ दिन के बाद जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने देखा कि गरीब, शोषित, पिछड़े, वंचितों इनको जब आगे बढ़ाने की बात आई तो कैसे किया जाए, तो रिजर्वेशन की बात आई। तो चंपकम दोराराजन तमिलनाडु में एक केस उठा। उस केस में यह हुआ कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की बात थी। तो कहा गया कि कुछ जो पिछड़े लोग हैं या कुछ लोग हैं जिनको एडमिशन दिया जाए।
तो प्रश्न ये उठा, क्या ये जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता? ऑब्वियसली भेदभाव करता है। तो इस आधार पर कोर्ट ने इस मुद्दे को खत्म कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स है कि जाति लिंग आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो किसी बच्चे का एडमिशन हो रहा है इसलिए कि वो किसी पर्टिकुलर जाति से है और किसी को हटा रहे हो कि वो किसी पर्टिकुलर जाति का, इसका मतलब जाति धर्म की लिंग पे आधार पर आप भेदभाव कर रहे हो। तो फंडामेंटल राइट के नाम पे उस पार्ट को खत्म कर दिया गया कि ऐसा आप नहीं कर सकते। एक दूसरा इश्यू था बिहार का कामेश्वर सिंह का इश्यू। कामेश्वर सिंह बड़े जमींदार थे और भी कई सारे इश्यू रहे कि जमींदारों की जमीन लेके सरकार चाहती थी कि गरीब और भूमिहीनों में बांट दिया जाए। तो ये लोग कोर्ट पहुंचे, कोर्ट में निर्णय ये हुआ कि नहीं, जमीन की राइट हमारी फंडामेंटल राइट्स है, इसलिए सरकार जमीन ले नहीं सकती है। जब ऐसा विचित्र कंसर्न्स आया तो प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम में संविधान को संशोधित किया और उस टाइप के प्राइम मिनिस्टर की, चूंकि प्राइम मिनिस्टर की इच्छा होती है इसलिए संशोधन तो संसद करता है, संसद ने संशोधित किया। और क्या संशोधित किया? संसद ने उस संशोधन में पहला 9th शेड्यूल बनाया और इसमें स्पेशली लिख दिया गया कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स तो मूल है ही, लेकिन यदि किसी मुद्दे को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उस मुद्दे पे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। कोर्ट चेक नहीं करेगी कि ये फंडामेंटल राइट से कंट्राडिक्ट कर रहा है, फंडामेंटल राइट का विरोधी है या फंडामेंटल राइट्स के सपोर्ट में है। अर्थात 9th शेड्यूल में जो मुद्दे डाल दिए जाएंगे उस मुद्दे पे कोर्ट विचार नहीं कर सकती। वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ भी होगा तब भी वो मुद्दा चलेगा। क्लियर हुआ ये मुद्दा? इसलिए आज भी रिजर्वेशन वगैरह वाला जो मुद्दा है वो 9th शेड्यूल में ही डाल दिया गया कि कोर्ट नहीं देख सकते। बाद में फिर और भी कंसर्न्स हुए कि जो रिजर्वेशन है हमारा वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, समाज की बढ़ोतरी के लिए किया गया है। आगे इस सबकी भी डिटेल चर्चा करवाएंगे, लेकिन बेसिक्स अभी समझ लो। 9th शेड्यूल में जो भी मुद्दा चला जाएगा उस पर डिबेट डिस्कशन नहीं होंगे। कुछ दिन तक तो ये ठीक रहा, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम तक आते आते सरकार ने ऐसा सिस्टम बना लिया कि हर उस मुद्दे पे जिस पे लगता था कि जो संविधान के विरोध में और कोर्ट उसको खत्म कर देगी कि ये न्याय संगत नहीं है, उस हर मुद्दे को 9th शेड्यूल में डाला जाना शुरू हो गया। जब 9th शेड्यूल में डाला जाना शुरू हो गया तो एक बड़ा चैलेंज हो गया। उसके बाद खास करके केशवानंद भारती का जो दौर आया केस का, आगे हम लोग इसकी चर्चा करवाएंगे, उस दौर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि अब 9th शेड्यूल में तो अभी भी यही है कि जिस मुद्दे को 9th शेड्यूल में डाल दोगे उस मुद्दे को हम दोबारा चेक तो नहीं करेंगे उस मुद्दे पे, लेकिन 9th शेड्यूल में जो मुद्दा डाला गया है क्या वो न्याय संगत है या नहीं है, इस मुद्दे पे चेक कर सकते हो। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि 9th शेड्यूल में जो मुद्दा चला गया उस पर तो डिबेट नहीं होगी, लेकिन 9th शेड्यूल में जो मुद्दा गया है वो ही सही है या नहीं है, इस पे चेक कर सकते हैं। तो बात तो बराबर ही हो गया। इसका मतलब आपने कोर्ट ने राइट ले लिया कि 9th शेड्यूल में भी जो मुद्दा डालोगे उस पर हम चेक करेंगे। आगे इसकी भी डिस्कशन और करेंगे। तो 9th शेड्यूल हो गया। अभी फाइनली ये समझ में आ गया कि जो मुद्दा चला गया उस पर तो कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन 9th शेड्यूल में जिस मुद्दा को डाला है वो अपने आप में डाला जाने लायक था या वो न्याय के विरोध में था, इस आधार पर कोर्ट चेक कर सकती है। फिर आया 9th शेड्यूल, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल की बात करते हैं। इस 10th शेड्यूल में जब हम लोग आते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 10th शेड्यूल में दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई। दल बदल एंटी डिफेक्शन ये 1985 में लागू किया गया। इसमें एंटी डिफेक्शन या दल बदल कानून लाया गया। ये क्या हो गया? देखो 80 के दशक आते आते भारतीय पॉलिटिक्स में इतनी स्तर तक गिरावट आ गई कि तमाम नेता आते थे जाते थे, इस पार्टी से उस पार्टी, आयाराम गयाराम वाली हालत बन गई। पार्टी हर दिन नेता अपनी पार्टी बदलते थे, पैसे के दम पर नेता बिकते थे और सरकार बनाते थे या सरकार को गिराते थे। कंसर्न्स ये हुआ कि इससे भारतीय समाज के प्रति एक नकारात्मकता बढ़ती चली गई, खास करके पॉलिटिक्स के प्रति। लोगों को लगने लगा कि पॉलिटिक्स केवल और केवल पैसों का खेल होकर रह गया। इस परिस्थिति में संविधान जो संसद है उसने एक संशोधन किया और उसमें तहत दल बदल कानून लगा किया, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके तहत यह किया गया कि यदि किसी खास मुद्दे को, खास उसमें नियम बनाए गए, उस नियम की भी आगे हम लोग चर्चा करवाएंगे डिटेल कि 1/3 होना चाहिए, पहले 2/3 था, बाद में 1/3 हो गया, अलग अलग। आगे कुछ पर्टिकुलर निष्कर्ष को यदि आप मानोगे तब यदि आप अपने दल के खिलाफ वोट करते हो या दल के विचारों से अलग जाते हो तब तो ठीक है। अदरवाइज यदि दल के खिलाफ जाते हो या दल के खिलाफ वोटिंग करते हो तो आपकी सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया। ये 1985 में है दल बदल कानून। इसके बारे में पूरा डिटेल ही है, पूरी लेक्चर ही होगी हमारी। मतलब इसमें क्या था दल बदल में, कुछ खास कंसर्न्स को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा आप अपनी पार्टी के विरुद्ध में नहीं जा सकते। यदि अपनी पार्टी के विरुद्ध में आप जाते हैं, वोट करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। उसके बाद आता है 11वां शेड्यूल। जो 11th शेड्यूल है वो 1993 में आया। इसमें हमने चर्चा ही की कि इसमें ग्राम पंचायत की बात की गई और 1993 में ही जो 12th शेड्यूल था इसमें हमने बात की, इसमें नगर पंचायत या म्युनिसिपैलिटी की बात की गई।
ये हो गया टोटल 12 शेड्यूल। इसके बाद एक प्रियम्बल है, प्रियम्बल के बारे में हमने चर्चा की ही है। हमें लगता है कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रियम्बल के बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रियम्बल है क्या, संविधान का पार्ट है नहीं है, करंट केसेस क्या है, कंसर्न्स क्या है, संशोधन हो सकता है नहीं हो सकता है, तो उसमें देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स।